हाँ जी, नमस्कार। किस उद्देश्य को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही? देखो जी, आप परिचय दीजिए अपना। मैं जगदीश प्रधान, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा। ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 1 जुलाई 2025 का भारत के सबसे बड़े संगठन वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। उस आह्वान को हम सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर जारी किया हुआ है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी भिवानी के पत्रकार साथी आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिशन है वो है व्यवस्था परिवर्तन। 75 साल से भारत में संविधान लागू किया गया, मगर संविधान की पूर्णतः लागू न कर जिन लोगों के द्वारा आज सरकार चलाई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 75 साल में जो भारत की जनता को जो अधिकार मिलने थे वो आज तक नहीं मिले हैं। इनका सबसे पहला हमारा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मगर साथियों, भारत के अंदर क्या पैदा हुआ? हम भारत के लोगों के लिए काम नहीं हुआ। लोगों ने अपनी पार्टियों के झुंड बनाकर देश की जनता को लूटने का काम किया। यदि भारत की जनसंख्या की गिनती होती, जाति जनगणना होती, तो भारत के जो संवैधानिक ग्रुप हैं, संविधान के द्वारा SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज और जनरल जो ग्रुप हैं, उसके हिसाब से यदि संख्या के आधार पर सभी को विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और पत्रकारिता में यदि सभी की हिस्सेदारी होती तो भारत बहुत संपन्न राष्ट्र होना था। मगर चंद लोगों ने इन चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया है और इसी कारण हमें इस व्यवस्था के लिए भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा हमारा है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2013 को जब सुब्रमण्यम स्वामी अपने केस में जीता, तभी से हमारे संगठन ने इस पर आवाज उठानी शुरू की थी और इसका वीवीपैट लगवाने का काम किया था। परंतु साथियों, न वीवीपैट की गिनती हो रही और चुनाव आयोग के जो मनमाना जो रवैया है उसके विरोध में पूरी जनता आज विरोध में है। इसका आप उदाहरण देख चुके हो, क्योंकि हमने पीछे जो 51 जगह अपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, उसमें हमने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और जनता को जगाने का काम किया था। तो साथियों, उसका असर हुआ कि जो इलेक्शन 80-85% वोटिंग पर होता था, 40% वोटिंग पर हुआ। जनता का ईवीएम पर से विश्वास उठ चुका है और चुनाव आयोग पर भी विश्वास उठ चुका है। ये बात किसी से छानी नहीं है। और यदि इसी प्रकार चुनाव आयोग अपनी मनमाना रवैया अपनाया और बैलेट पेपर लाकर चुनाव नहीं करवाया, तो आने वाले समय में हम इस काम में प्रयासरत रहेंगे। और जो 40% की वोटिंग तो 80-90% वोटिंग पर हुई थी, आने वाले समय में लोग वोट डालने भी नहीं जाएंगे। ऐसी जागृति हमें पैदा करने का हमारा प्लान है। हम वोट का विरोध नहीं करते, मगर उस व्यवस्था का विरोध करते हैं जो व्यवस्था वोटों के लिए लगाई गई है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि महापुरुषों का अपमान। हम ये नहीं कहते कि किसी भी जाति का महापुरुष है, उसने अपना जीवन लगाया है और पूरा जीवन लगाकर इस देश में मानवता प्रस्थापित करने के लिए काम किया है, विचार देकर गए हैं, तभी उनको कोई महापुरुष कह रहा है। तो किसी भी महापुरुष को बेइज्जती करने का काम इस देश में नहीं होना चाहिए। उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। ये नहीं कि संसद के अंदर बोलकर भी लोग कह देते हैं मेरी जबान फिसल गई। ये सरासर गलत है। किसी महापुरुष ने जिसने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र निर्माण में लगाई हो, लोगों के कल्याण में लगाई हो, उसका अपमान करना ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरोध में है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जातीय और जो धार्मिक उन्माद जो देश के अंदर चल रहे हैं, इनको रोकने के लिए काम किया जाए। जो RSS जैसे संगठन के लोग जो हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चौथा हमारा 5वां मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 30 के अनुसार भारत के अंदर शिक्षा का मौलिक अधिकार है और शिक्षा के मौलिक अधिकार को चैरिटी के संगठन बनाकर इस देश के अंदर लूट मचाई हुई है। और लूटने वाले कोई दूसरे नहीं है। यदि देखा जाए तो 80-90% उन्हीं नेताओं के स्कूल हैं प्राइवेट। यदि चैरिटी का माध्यम है तो चैरिटी का मतलब सभी जानते हैं, धर्मार्थ, सेवार्थ, परोपकार, निस्वार्थ। ये चैरिटी की परिभाषा है। तो क्या कोई स्कूल आपको नजर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसे काम कर रहे हैं? सभी की अनाप शनाप फीसें हैं और उन फीसों पर आज तक
किसी भी सरकार के द्वारा लगाम नहीं लगाई गई और धड़ल्ले से स्कूल खुल रहे हैं। और चैरिटी की संपत्ति के ऊपर किसी का हक भी नहीं होता। और चैरिटी की संपत्ति के ऊपर देश में ऐसा भी हुआ है कि चैरिटी संस्थाओं को लोन तक बैंकों ने दिया, वो सरासर गलत था। क्योंकि यदि चैरिटी के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है, नॉन बेनिफिशियल है चैरिटी की, तो उनके ऊपर लोन देने का कारण ही नहीं बनता। ये सब कुछ काम चंदे से किया जाना चाहिए। क्योंकि जो चैरिटी स्कूल है, इनका जो लाइसेंस मिला हुआ है, उसके ये जो 2012 का जो नया रूल आया था, उसके अंदर इसके 3 संसाधन हैं। फंड करना, तो क्या कोई आपको प्राइवेट स्कूल वाला फंड करता नजर आया है? और फंड के अंदर 80C के तहत छूट है टैक्स की। दूसरा है फीस, और तीसरा है सरकार से अनुदान। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, जब गौशाला संगठनों को एक गाय के ऊपर 68 रुपए पर गाय का पर डे दिया जाता है, तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा से देश का निर्माण होता है, देश के अंदर इंजीनियर डॉक्टर पैदा होते हैं, पायलट पैदा होते हैं। इसलिए हम सरकार से इस बारे में भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं कि यदि तुमने शिक्षण संस्थानों पर लगाम नहीं लगाई और देश की भोली भाली जनता को जो लूट का माध्यम बनाया हुआ है, यदि इसके ऊपर लगाम लगाकर काम नहीं किया गया, तो हम 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और ये भारत बंद हमारे 2030 तक चलेंगे, और 2030 तक हम इस असमानता की व्यवस्था को नष्ट-नाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, एक भिवानी का एक मुद्दा है, जिसमें भिवानी जिले के अंदर पैरामिलिट्री जो फोर्स है, उसके लिए कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। तो इससे हम इस क्षेत्र की जनता की तरफ से पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि भिवानी जिले के अंदर भी एक पैरामिलिट्री हमारा भारत बंद के शामिल होंगे, कितने व्यापारिक संगठन शामिल होंगे? हमारे जितने भी SC ST OBC के संगठन है, क्या जहां तक हमारी अभी पत्रकारिता से बात कहां तक जा रही है सभी को पता है। क्योंकि पत्रकारिता किसी संगठनों का काम नहीं है, मुद्दों के ऊपर चर्चा है, मुद्दों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और सभी लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत बंद का भी मकसद यही है कि हमारे मुद्दे भारत की जन जन तक पहुंचे, और जन जन तक पहुंचकर जो इसके विरोध में व्यवस्था खड़ी है, उस व्यवस्था को नष्ट-नाबूद करे। 5 साल से ईवीएम का विरोध किया जाता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, फिर जो लोग विरोध करते हैं वो भी चुनाव में भाग लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में भाग लेने का मामला मैं आपको ये भी बात करते हैं कि अब ईवीएम को तोड़ेंगे, लेकिन कहीं ऐसी कोई घटना नहीं होती जहाँ ईवीएम का विरोध हो चुनाव के दौरान। चुनाव से पहले तो होता है विरोध, लेकिन बाद में नहीं होता चुनाव के दौरान। देखो, भारत की जनता और पार्टियां सब की सब शून्य हो चुका है। भारत के अंदर ये शून्य काल है, और शून्य काल गुलामी की पहचान होता है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि भारत के अंदर पहली बार ईवीएम मैंने हरियाणा के अंदर तोड़ी है, चंडीगढ़ में, और मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके तोड़ी है, और सरकार को मेरे खिलाफ FIR करने का भी हिम्मत नहीं हुई। FIR क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हुई कि मैंने जब ये इलेक्शन हुए, जो 50 अपने लोकल बॉडीज के चुनाव थे, मैंने MP इलेक्शन और MLA इलेक्शन मैंने तोड़ा था। तो MP इलेक्शन के अंदर मैं अपनी पार्टी का एजेंट था, चुनावी एजेंट था। तो मैंने DC साहब से पूछा, RO से, कि जी मुझे एक चीज का जवाब दे दो, आप ये मशीनें चेक करवा रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मशीनें ISO से सर्टिफाइड हैं या नहीं है। आज आप देखते हो, आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो और तुलवाते हो, कांटे पे रखते हैं ना, वहां नंबरिंग आती है, आपको क्या पता कितना वेट है, आप नंबर पे विश्वास करते, क्यों विश्वास कर रहे हो? क्योंकि वो कांटा प्रमाणित है, ISO से प्रमाणित है। और वैसे भी उस कांटे को प्रति ईयर हर एक दुकानदार को उसको सर्टिफाइड करवाना पड़ता है सरकार से। तो क्या जो इससे सरकारें बन रही है, जिससे हमारा देश का संचालन हो रहा है, उस चीज के अंदर ऐसे जंतर का प्रयोग किया जाएगा तो क्या जनता को गवारा होगा? तो मैंने अपने आप में इस बात को सोचकर इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाई, और मैंने नीचे लिखा कि यदि इस प्रकार से चुनाव कमीशन अपने रवैये से बात नहीं आता और हमें सर्टिफाइड इक्विपमेंट मुहैया नहीं करवाया गया, तो हम इलेक्शन को मशीन तोड़ेंगे, और जिसका जिम्मेदार चुनाव कमीशन खुद होगा। तो आपको अरेस्ट भी किया गया था? हाँ, ले गए थाने में, मगर चुनाव कमीशन की हिम्मत नहीं हुई कि जो मेरे खिलाफ FIR लिख के दी। थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया आपको? शाम को छोड़ दिया था, 3 घंटे बाद। सर, आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ना एक गैर संवैधानिक कार्य है? आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यदि आप ग्राहक हो और आपका जो कंज्यूमर है आपको गलत तरीके से किसी चीज को पेश करेगा, कि आपका अधिकार है उसके हिसाब सौदा करने का,
सर बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वहां पर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, जहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पहली बात तो हम व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। पार्टी की यदि बात कहो आप, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इलेक्शन में, भारतीय जनता पार्टी का ही सुब्रमण्य स्वामी कोर्ट के अंदर गया था चुनाव इसके ईवीएम के विरोध में और केस जीता, और केस जीतने के बाद में भी उन्होंने ईवीएम का विरोध नहीं किया। और आरएसएस ने बीजेपी और कांग्रेस का गुप्त समझौता कराकर इसको चालू रखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी तो लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी किसी चुनाव में विरोध करके दिखाए ना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होगी। हमारी पार्टी थोड़ी, हम सामाजिक संगठन से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी विरोध करे, यदि ईवीएम मशीन से चुनाव करते हो तो हम हमारी पार्टी से बाइकआउट करते हैं, करके दिखाए ना। क्या कहीं दोनों कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए तो नहीं है? दोनों मिले हुए हैं और प्रूफ है हमारे पास में। कांग्रेस का सबसे बड़ा कांग्रेसी आज कहलाने वाला प्रणब मुखर्जी आरएसएस के अंदर जाता था। ये दोनों पार्टी भारत के अंदर 75 साल से पक्ष और विपक्ष पैदा ही नहीं हुआ, एक विचारधारा राज कर रही है, इसीलिए यहाँ पर असमानता बढ़ी हुई है। सर जाति आधारित जनगणना का मामला जो आपने बताया, आपको नहीं लगता कि समाज में जो है जातीय विभाजन उससे बढ़ेगा? जाति विभाजन तो कम किया है हमने। तो हम जाति विभाजन किसने किया था? जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा 6743 जातियों का निर्माण करवाया था। हमने तो इनका समूह बनाया है और समूह बनाकर हक अधिकार की बात करते हैं। लेकिन सर अगर अभी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी राजी है ये जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए, तो फिर क्यों ऑब्जेक्शन है आपको? हमारा ऑब्जेक्शन कहाँ है? हमारे तो हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की 16 तारीख को हमारी महिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अच्छा प्रचार हुआ था मीडिया तक, और मीडिया का धन्यवाद है कि मीडिया ने पूरी सरकार तक चेताने का काम किया। और 18 तारीख को न्यूज आ जाती है कि हम जनगणना कर रहे हैं और 27 अप्रैल 27 तक हम जनगणना को पूरा कर देंगे। और सर आपने जो शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी जो सरकार है उसने जो सरकारी स्कूल है हमारे, उसको मॉडल संस्कृति के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है, तो जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप जो है आप जो बात बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा जनता को जो लूटा जा रहा है उसके ऊपर बोल रहे हैं। आपको पता होगा इस चीज का कि चैरिटी क्या है। जब लाइसेंस चैरिटी से लेते हैं तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, व्यवसाय क्यों हो रहा है? सरकार की आंख फूटी पड़ी है, सरकार के नाक के नीचे जो है इस धड़ल्ले से फीस ले रहे हैं और लोगों को मजबूर किया हुआ है। आजकल एक मुद्दा बड़ा पॉपुलर है जी, ग्वालियर का, जिसमें हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बाबा साहब का कहते हैं, बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, बाबा साहब की हमने ये किया वो किया, लेकिन वहाँ प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान सरकार बीजेपी की है, फिर भी विरोध क्यों? दूसरी तरफ असंवैधानिक तौर पर मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगी है, क्या कहना चाहेंगे? भारत के अंदर जो शासनकर्ता समाज है आजादी के तथाकथित आजादी के बाद, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने लिखकर छोड़ा हुआ है कांग्रेस भट्ट ब्राह्मणों का संगठन है, और ब्राह्मण आज का कोई हो तो मैं उससे माफी मांगना चाहूंगा कि डीएनए के आधार पर और इनके महापुरुषों के लिखे हुए लेख के आधार पर विदेशी है और हमारा भारतीय डीएनए से नहीं है। इसीलिए ये कारण है कि विदेशी के हाथों में सत्ता है और हमारे जो 85% जो SC/ST ओबीसी जो मूल निवासी हैं उनको किसी न किसी तरह से मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं दिया जा रहा। ये बाबा साहब की मूर्ति के मामले में बता रहा हूँ आपको कि जो सत्ता शासनकर्ता जमात है भारत की, आज वो ब्राह्मण है, आर्य ब्राह्मण, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। एक धड़ा जो ओबीसी को बोलते हैं वो सामाजिक स्तर पर क्रांति की और कोई काम नहीं कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना यह है कि ओबीसी के लोग भारत के अंदर आज से नहीं, क्रांति हुई कब? क्रांति कुछ लोग करने वाले होते हैं, आम जनता क्रांति नहीं करती। भारत के अंदर क्रांति ज्योतिबा फुले ने की इनकी वर्ण व्यवस्था के विरोध में, और दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई वो ज्योतिबा फुले से लेकर गौतम बुद्ध आने की पहली क्रांति, दूसरी जिससे 10 पीढ़ियों का सम्राट मौर्य वंश का शासन आया, और बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब तक की लड़ाई जो लड़ी गई 108 साल के
लड़ाई के बावजूद हमें संविधान के रूप में जो हमारे हक अधिकार मिले, उस अधिकार को जो छीन रहे हैं, तभी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अनंत नारायण महादेव जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर फुले फिल्म का निर्माण किया, और हरियाणा का जो सीएम है सैनी साहब, उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे? क्या दिखावा है ओबीसी समाज का? ओबीसी समाज को एक इस व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस व्यवस्था के भारत के अंदर जो इन्होंने व्यवस्था बनाई वो खड़ी तो है, मगर केवल खड़ी नहीं है। खड़ी के साथ साथ में ऐसी है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई उससे नीच है, कोई उससे नीच है। इसलिए जो आदमी अपने ऊंचाई को तो देख रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि तेरे से ऊपर कौन बैठा है। सबसे बड़ी कमी यही है। इसीलिए सभी लोग अपने अपनी गुलामी को नहीं महसूस कर रहे, अपने उस अधिकार को जता रहे कि हम हमारे नीचे कौन गुलाम है। नायब सैनी अगर फुले फिल्म को टैक्स फ्री करते तो लोग ज्यादा नहीं देखते, लोगों में ज्यादा प्रचारित होती फिल्म, उनके जीवन को और भी ज्यादा लोग। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नायब सैनी मुख्यमंत्री है? जब तक आरएसएस से कोई टैक्स फ्री की बात नहीं होगी, तब तक कोई भी मुख्यमंत्री इसको टैक्स फ्री नहीं कर सकता। और वो करेंगे क्यों? क्यों? उनके विरोध में सारा मामला। 1 जुलाई का जो आंदोलन है उसकी राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था होगी? राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर आप किस चीज को बोलते हो, बताइए मुझे आप। जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बॉडी या गांव स्तर पर ये आंदोलन होगा। हमारा जन जन का आंदोलन है, किसी बॉडी का, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। हम जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करके विरोध में खड़ा कर रहे हैं। हमारा 50 गांवों में भी हो सकता है, 100 गांवों में भी जिले में हो सकता है, शहर के मोहल्ले में भी हो सकता है। हम इसकी लिमिटेशन नहीं है। पत्रकारों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। भारत